गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की, तो आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में पता होगा, राइट? मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। दोस्तों, जब हम बात करते हैं ना सीपीआई की, तो आप लोग जानते होंगे कि जब हम कंज्यूमर लेवल के ऊपर इन्फ्लेशन देखने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर हम गुड्स के साथ साथ सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में भी किस तरह से वस्तुओं के दाम बढ़े हैं, हम उनको जानने की कोशिश करते हैं। अब वैसे तो देखो, जो सीपीआई निकाला जाता है वो रूरल एरियाज के लिए अलग, अर्बन एरियाज के लिए अलग निकाला जाता है। फिर उसी के बेसिस के ऊपर आपको एक सीपीआई कंबाइंड का आपको फिगर देखने को मिल जाएगा। अब आप यहाँ पे नोटिस करिएगा कि जब हम बात करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे कंपोनेंट देखने को मिलता है वो फूड एंड बेवरेजेस कंपोनेंट देखने को मिल जाएगा। अब हुआ दोस्तों, पता क्या है कि अगर हम लेटेस्ट आंकड़ों की बात करें, तो आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि सीपीआई कैटेगरी के अंदर जो फूड एंड बेवरेज कैटेगरी है, उसने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन दिखाया है जून के महीने के अंदर। यानी कि जो जून महीने के आंकड़े आए हैं ना, वहां फूड एंड बेवरेजेस का जो ग्रो इन्फ्लेशन नंबर्स थे वो नेगेटिव में आपको देखने को मिलेंगे। जिस वजह से क्या है कि ओवरऑल इन्फ्लेशन सीपीआई कॉन्टेक्स्ट में हमें काफी कम देखने को मिल रही है। जैसे आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि जून महीने का जो आंकड़ा आया है, इट इज ओनली 2.1%, राइट? एंड ये नंबर पिछले 77 मंथ्स के अंदर सबसे कम आंकड़ा आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, एक टाइम हुआ करता था जब हमारा इन्फ्लेशन 6% से भी ऊपर हमें देखने को मिल रहा था, पर पिछले कुछ मंथ्स की अगर हम बात करें तो धीरे धीरे हमें इन्फ्लेशन का जो ग्रोथ है वो कम देखने को मिल रहा है। एंड अब ये 77 मंथ लो के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें ना, तो क्रूड रेट्स भी यहाँ पे कमी आई है। एंड आप लोग जानते होंगे कि अगर हम होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करें, दैट इज योर डब्ल्यूपीआई, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपको देखने को मिल जाएगा, दैट इज योर फ्यूल एंड पावर। ठीक है, तो फ्यूल एंड पावर जिसका वेटेज रफली 13% के आसपास है इन द डब्ल्यूपीआई कंपोनेंट, तो वो नंबर कम होना कहीं ना कहीं डब्ल्यूपीआई के कम होने के पीछे आपको एक मेजर कारण देखने को मिल जाएगा। तो आपको एक चीज इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखनी है, जो यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछ रखी है, कि फूड जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके सीपीआई के अंदर। वेयर एज जब हम बात करते हैं फ्यूल वाले कंपोनेंट की, तो यहाँ पर आपके डब्ल्यूपीआई में अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यही चीजों के कम होने की वजह से हमें यहाँ पर महंगाई के नंबर्स में कमी देखने को यहाँ पे मिल रही है। आगे आने वाले समय के अंदर भी यही उम्मीद है कि इन्फ्लेशन यहाँ पे कंट्रोल में ही काफी हद तक रहेगी। एंड लगातार 8वें महीने यहाँ पे फूड इन्फ्लेशन हमें कम होती हुई यहाँ पे देखने को मिल रही है। क्लियर? अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट्स में ये बताएंगे कि जो सीपीआई है, ठीक है, सीपीआई मैं कंबाइंड की बात कर रहा हूं, सीपीआई कंबाइंड कौन रिलीज करता है, ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। एंड दूसरी चीज, डब्ल्यूपीआई कौन यहाँ पे रिलीज करता है, इसका आंसर भी आप मुझे नीचे कमेंट में बताएंगे, राइट? दोस्तों, डेट है आज की 15 जुलाई 2025। एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं दोस्तों आप सबको बता दूं कि गुरु पूर्णिमा के मौके के ऊपर हमारी टीम जितने भी यूपीएससी कोर्सेज हैं उन सभी के ऊपर आपको अप टू 67% ऑफ देखने को मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये जो ऑफर्स हैं ये केवल 16 जुलाई तक ही एप्लीकेबल हैं। तो डेफिनेटली आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पे लिंक दिए हुए हैं कोर्सेज के, वहां पर जाकर आप इन कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ, दैट इज योर नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा। दोस्तों, राष्ट्रपति जी के द्वारा यहाँ पर 4 डिस्टिंग्विश्ड इंडिविजुअल्स को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया है। अब आप लोग जानते ही होंगे कि जब हम बात करते हैं राज्यसभा की, तो आपका जो आर्टिकल 81 है वो बात करता है कि राज्यसभा में 250 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते, जिनमें से 12 मेंबर ऐसे होते हैं जिनको राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करते हैं। तो अभी यहाँ पर 4 लोगों को जो नॉमिनेट किया गया है उनमें आपके हर्षवर्धन श्रृंगला जो कि हमारे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उसके अलावा उज्जवल निकम जी, ठीक है, जो कि 26/11 मुंबई टेरर अटैक केस में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, उसके साथ ही साथ एक बीजेपी लीडर है केरला से, एंड लास्टली एक हिस्टोरियन डॉक्टर मीनाक्षी जैन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो इन चारों लोगों को यहाँ पर राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति जी के द्वारा यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है। अब आर्टिकल 81 के अंदर ये चीज मेंशन है और ये चीज हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से यहाँ पे ली है। बाकी अगर हम बात करें ना 80 क्लॉज 3 की, तो उसमें यहाँ पे ये मेंशनड है कि राष्ट्रपति जी को अगर लगता है कि कोई पर्सन लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस के अंदर उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या स्पेशल नॉलेज है, तो उनको यहाँ पर नॉमिनेट किया जा सकता है।
जैसे पास्ट में राकेश सिन्हा जी को लिटरेचर के लिए, इलाई राजा आर्ट्स के लिए, इनको यहाँ पे इस तरह से नॉमिनेट किया जा चुका है। अब आप ध्यान में रखिएगा कि जैसे राज्यसभा में एक मेंबर का टेन्योर 6 साल का होता है, तो सेम यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर का भी सिमिलर ही चीज़ है कि 6 साल के लिए नॉमिनेट किया जाता है। एंड 1/3 जो मेंबर्स होते हैं वो हर 2 साल के बाद यहाँ पे रिटायर कर जाते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सेम प्रोसेस है या सेम चीज़ है जैसा इलेक्टेड मेंबर्स के अंदर हमें देखने को मिल जाएगा। अब कुछ बातें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होंगी कि नॉमिनेटेड मेंबर्स के लगभग सिमिलर ही राइट्स होते हैं जैसे इलेक्टेड मेंबर्स के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप ध्यान में रखिएगा, डिबेट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिल्स के ऊपर वोटिंग हो गया। हालांकि अगर राष्ट्रपति का चुनाव है ना, तो वहां पर वोटिंग नहीं कर सकते जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। हालांकि अगर हम बात करें वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की, तो वहां पर ये डेफिनेटली वोट कर सकते हैं। तो ये अंतर आपको पता होना चाहिए। बाकी आप लोग जानते होंगे एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ध्यान रखना, एज पर 10th शेड्यूल या एंटी डिफेक्शन लॉ, आप ध्यान में रखिएगा कि नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं वो 6 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। पर अगर वो 6 महीने के बाद ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे तो फिर वो डिस्क्वालीफाई यहाँ पे हो जाएंगे। बाकी आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि आखिर ये नॉमिनेटेड मेंबर्स हम क्यों कर रहे हैं यहाँ पे राज्यसभा के अंदर। देखो एक्चुअली ना, जो स्टार्टिंग में पर्पस ये था कि मान लेते हैं कोई ऐसा इंसान है जिसकी भाई नॉलेज बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, पर कहीं ना कहीं वो चुनाव लड़के वो जीत के शायद ना आ पाए। तो ऐसे लोगों को भी जगह बननी चाहिए ना राज्यसभा के अंदर, अच्छे लोगों की। तो उसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए यहाँ पे हमने नॉमिनेशन वाला प्रोसेस यहाँ पे रखा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एन गोपाला स्वामी अयंगर, जो कि एक मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के, उन्होंने यही बात करी थी कि यहाँ पे वो लोग जो कहीं ना कहीं लर्निंग एक्सपीरियंस की वजह से अच्छे हैं पर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर एक्टिव नहीं है, तो उनको भी हमें यहाँ पे जगह देनी चाहिए। पर आज के समय के ऊपर ऐसा बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं अपने पॉलिटिकल अलाइज को अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ठीक है, तो जो भी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, और आप नोटिस कर पाओगे कि बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग जो नॉमिनेट हुए हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन भी दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर नरेंद्र जाधव जी, ये फॉर्मर मेंबर हैं प्लानिंग कमीशन के, इनको नॉमिनेट किया गया था। तो काफ़ी सारे एजुकेशन प्लानिंग और डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जो बिल्स और कमेटीज थे उसमें उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया। और आप लोग जानते ही होंगे हमारे जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं, ठीक है ना, तो बाद में जाके प्राइम मिनिस्टर बने, पर कहीं ना कहीं पहले जब ये अपने नॉमिनेटेड मेंबर थे राज्यसभा के अंदर, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उन्होंने इकोनॉमिक डिस्कशंस के अंदर। इसके अलावा जैसे मैरी कॉम है, ठीक है ना, आप लोग जानते होंगे, ओलंपिक मेडलिस्ट, तो वो भी राज्यसभा में नॉमिनेट हुई थी 2016 के अंदर। तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने काफ़ी सारा काम किया, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए। उसके अलावा के कस्तूरी रंगन जी, जो कि फॉर्मर चेयरमैन है इसरो के और पद्मश्री अवार्डी हैं, उनको भी 2003 में राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया था। ठीक है, जाकिर हुसैन जी को नॉमिनेट किया गया था, तो उन्होंने म्यूजिक के कॉन्टेक्स्ट में बहुत अच्छा काम किया। इसके अलावा देखो, हमारे कई बार स्पोर्ट्स पर्सन को भी इस तरह से किया जाता है, जैसे सचिन तेंदुलकर जी। हालांकि इनके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी है कि ज़्यादा दिन ये गए ही नहीं पार्लियामेंट के अंदर, बट ठीक है, एनीवेज। बाकी इसके अलावा और भी एग्जांपल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जैसे भालचंद्र मुंगेकर जी, जो कि एक इकोनॉमिस्ट थे। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। राइट, बाकी इन जनरल अगर हम बात करें तो आज के समय आप नोटिस कर पाओगे कि जो राज्यसभा है वो परमानेंट हाउस है, ठीक है ना, एंड डेफिनेटली ये डिसॉल्व नहीं होता। जैसे लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, राज्यसभा यहाँ पे आपकी डिसॉल्व नहीं होती। एंड साथ ही साथ जो टोटल आपको 245 मेंबर्स हैं, तो उनमें से 233 इलेक्टेड हैं एंड 12 यहाँ पे नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट। अगर मान लीजिए कोई रेजिग्नेशन हो गया, कोई डिस्क्वालिफिकेशन हो गया या किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, तो बाईपोल्स के माध्यम से जो वैकेंसीज हैं उनको यहाँ पर फिल किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात ये भी ध्यान रखना कि अगर बाईपोल के माध्यम से कोई नया पर्सन आता है ना, तो वो सिर्फ रिमाइंडर टर्म, जितना टर्म बचा हुआ है, सिर्फ उसी के लिए सर्व करेगा। लेट अस से किसी पर्सन की डेथ हो गई है 3 साल टर्म कंप्लीट करने के बाद, तो जो उसकी जगह लेगा ना, वो बाकी का बचा हुआ 3 साल ही बस खत्म करेगा। ऐसा नहीं होगा कि उसकी टर्म भी 6 साल होगी, नो, इट विल बी ओनली फॉर द रिमेनिंग टर्म ऑफ देयर प्रेडिसेसर। ठीक है, बाकी लेजिस्लेशन के अलावा भी राज्यसभा का इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 249 ये बात करता है कि अगर राज्यसभा को लगता है कि नेशनल इंटरेस्ट के अंदर कोई काम करना इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास कर सकती है 2/3 मेजोरिटी के साथ, एंड उसके बेसिस के ऊपर पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के ऊपर भी यहाँ पर लेजिस्लेट कर सकता है। ध्यान रखना, ये पावर सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास है, ये लोकसभा के पास पावर है ही नहीं। उसके अलावा अगर हम बात करें आर्टिकल 312 की, तो वहां पर राज्यसभा रिकमेंड कर सकता है नई ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट करने के लिए। बाकी देखो, अगर मान लो लोकसभा डिसॉल्व है या सेशन में नहीं है, तो उस केस में इमरजेंसी के रिगार्डिंग, जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 352 हो गया, ठीक है ना, आर्टिकल 356 हो गया, आर्टिकल 360 हो गया, तो राज्यसभा का जो अप्रूवल है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल अपने आप में देखने को मिल जाता है।
हालांकि राज्यसभा में कुछ इश्यूज भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम बात करें मनी बिल्स की, तो मनी बिल्स के अंदर लगभग ना के बराबर रोल है। डिस्कशन डेफिनेटली हो सकती है, पर कोई ऐसे खास वहां पे कुछ उनके पास पावर्स नहीं है, बस रिकमेंड कर सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि लोकसभा माने या ना माने उसको। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो राज्यसभा की इंपॉर्टेंस के कॉन्टेक्स्ट में आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं इंडिया ईएफटीए ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, टीईपीए के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अभी क्या हुआ है ना, स्विट्जरलैंड के द्वारा जो ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है टेपा, ठीक है, इंडिया के साथ उसको ऑफिशियली रेटिफाई किया गया है। एंड जो ईएफटीए है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, जिसमें आपकी 4 देश आपको देखने को मिल जाएंगे, स्विट्जरलैंड, लाइकनस्टाइन, आइसलैंड एंड नॉर्वे, ये आपके ईएफटीए का हिस्सा है। दरअसल में ना इंडिया और ईएफटीए इन देशों के बीच में 2008 में नेगोशिएशन स्टार्ट हुए और 21 राउंड के नेगोशिएशंस हुए। उसके बाद जाके 2024 के अंदर आपके यहाँ पे नेगोशिएशंस के माध्यम से एक एग्रीमेंट आ पाया। तो इंडिया और ईएफटीए के बीच में आपको ये एग्रीमेंट आपको देखने को मिल जाता है। अब इस टेपा की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे, इसका पर्पस यही है कि ट्रेड बैरियर्स जो आपके, चाहे आपके टैरिफ बैरियर्स हों चाहे नॉन टैरिफ बैरियर्स हों, उनको हम एक तरह से कम करें, हमारे कस्टम प्रोसीजर को स्ट्रीमलाइन किया जाए, एंड साथ ही साथ स्विट्जरलैंड के जो एक्सपोर्ट्स हैं उनके लिए कहीं ना कहीं हमारी भारत मार्केट का एक्सेस ओपन अप हो। एक्चुअली आप नोटिस कर पाओगे ना कि स्विट्जरलैंड आज के समय भारत में 12वां सबसे बड़ा इन्वेस्टर आपको देखने को मिल जाएगा। एंड डेफिनेटली ये जो आपके देश हैं, आइसलैंड, लाइकनस्टाइन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, इन्होंने कहीं ना कहीं कमिटमेंट दी हुई है कि $100 बिलियन इन्वेस्ट किए जाएंगे अगले 15 साल के अंदर भारत में। उससे कहीं ना कहीं भारत में लगभग 10 लाख नई नौकरियां यहाँ पे जनरेट होंगी। तो भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, विन विन सिचुएशन है, वो कंट्रीज भी आगे बढ़ पाएंगी एंड हम भी आगे बढ़ पाएंगे। एंड साथ में आप नोटिस कर पाओगे पिछले 24 साल में भी बहुत तेजी से स्विट्जरलैंड की इन्वेस्टमेंट बढ़ी है। जैसे 2000 में लगभग 6000 करोड़ थी, आज के समय ये 1,07,000 करोड़ को भी यहाँ पे क्रॉस कर चुकी हैं। लगभग 330 कंपनीज भारत में ऑपरेट करती हैं, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, इन सब अलग अलग सेक्टर्स के अंदर। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं कॉपरेशन और बढ़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे आईआईटीज जो हो गया, वो वहाँ की स्विट्जरलैंड की टेक्निकल यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेट करेंगे यूजिंग द स्विस इंडियन इनोवेशन प्लेटफॉर्म, जिसको 2023 में लॉन्च किया गया था। बाकी क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इन चीज़ों के रिगार्डिंग भी दोनों देश यहाँ पे कोलैबोरेट कर रहे हैं। ठीक है ना, और भारत और स्विट्जरलैंड की दोस्ती काफ़ी पुरानी है। हम 77 ईयर्स हो चुके हैं। ठीक है, बेसिकली जब हम आज़ाद हुए उसी टाइम के ऊपर हमारे बीच में यहाँ पे ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप यहाँ पे साइन होती है, तो तभी से हमारी यहाँ पे पार्टनरशिप आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे स्विट्जरलैंड भी चाहता है कि टैपा और अच्छा यहाँ पे आगे जाए, एंड उसी तरह से आपस में कोलैबोरेशन भी अच्छा हो। ये दोनों देशों के बीच में आपको रिश्ते देखने को मिल जाएंगे। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरह से ईएफटीए के अंदर आपको 4 देश देखने को मिल जाएंगे, जो कि एज एन एसोसिएशन एस्टेब्लिश हुआ था 1960 के अंदर, ताकि इन चारों देशों के बीच में आपस में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बढ़ पाए एंड फ्री ट्रेड आपस में इन चारों देशों के बीच में यहाँ पे अच्छे से प्रमोट हो पाए। यही इन पर्टिकुलर ईएफटीए का पर्पस आपको देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। अगला हमारे सामने जो टॉपिक है वो है घड़ियाल स्लॉथ बियर गेट कंजर्वेशन बूस्ट। मैं थोड़ा पहले ना एक काम करता हूँ, आपको दोनों स्पीशीज के बारे में समझा देता हूँ। देखो, आप लोगों ने घड़ियाल के बारे में देखा होगा, एक्चुअली हमने कुछ दिन पहले घड़ियाल डिस्कस भी किया था। यहाँ पर आप घड़ियाल को नोटिस कर पा रहे होंगे, राइट। अब आपका जो घड़ियाल है क्रोकोडाइल ही है बेसिकली, और आपको ध्यान ये रखना है ना कि इस कॉन्टेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर ना इसका जो स्नाउट है वो लॉन्गेस्ट एंड नैरोएस्ट आपको देखने को मिल जाएगा सभी क्रोकोडाइल्स के कॉन्टेक्स्ट में। और एक इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, ये जो आपका घड़ियाल है ये वहीं मिलेगा जहां पर आपका फ्रेश वाटर है। तो अगर लेट से किसी जगह के ऊपर आपको घड़ियाल देखने बंद हो जाए ना, अगर पहले वहां पे मिलते थे, इसका मतलब कहीं ना कहीं वहां पे पानी साफ नहीं है। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये बहुत सारी भारतीय रिवर जैसे चंबल, यमुना, गंगा, शारदा, गिरवा, गंडक, राम गंगा, महानदी, ब्रह्मपुत्रा, इन नदियों में आपको देखने को मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें मेजरली आपको चंबल रिवर, गिरवा रिवर और राप्ती नारायणी रिवर सिस्टम, जो कि मतलब चितवन नेशनल पार्क नेपाल की यहाँ पे बात हो रही है, उन नदियों में आपको मेजरली आपको इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है कि इसका आईयूसीएन स्टेटस आपको क्रिटिकली एंडेंजर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये मोस्टली जो आप नोटिस कर पाओगे, मोस्टली ये पानी में ही रहना पसंद करता है। कभी कभार लैंड वाली साइड ये वेंचर कर जाता है, बट वो सिर्फ और सिर्फ थोड़े टाइम के लिए होता है, ओनली फॉर बेस्किंग एंड नेस्टिंग। बाकी रिवराइन इकोसिस्टम हेल्थ के मेंटेन करने के अंदर इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है ना, तो ये कुछ बातें इसके घड़ियाल के कॉन्टेक्स्ट में आपको क्लियर होनी चाहिए।
उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर आपने पिक्चर में स्लॉथ बियर को भी देखा होगा, ठीक है ना, ये रहा स्लॉथ बियर आपके सामने। अब स्लॉथ बियर की अगर हम बात करें तो स्लॉथ बियर आपको इंडिया के अंदर, नेपाल के अंदर, श्रीलंका के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। आप ऐसा कह सकते हो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ये नेटिव आपको देखने को मिलेगा। अब इंडिया में आपको कौन कौन से एरियाज में, जैसे आपका पेनिनसुलर इंडिया, वेस्टर्न घाट्स, डेक्कन प्लेट्यू, गंगेटिक प्लेन, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एंड मोस्टली इसको ड्राई फॉरेस्ट, मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट और स्कब्डेंट्स को ज़्यादा पसंद है। इसका आईयूसीएन स्टेटस आपका वल्नरेबल देखने को मिलेगा। एंड आप नोटिस कर पाओगे कि यहाँ पे ये एक मीडियम साइज का बियर है जिसके लॉन्ग शैगी ब्लैक कोट आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा ये रात के समय ज़्यादा एक्टिव है, यानी कि नॉकटर्नल है। थोड़ा अकेले रहना इसको यहाँ पे पसंद है, पर हालांकि कुछ फीमेल्स हैं जो कब्स के साथ दिन के समय भी यहाँ पे देखी जाती हैं। तो यानी कि नॉर्मली ये रात के समय ज़्यादा एक्टिव है, नॉर्मली अकेला है, पर कुछ एक्सेप्शंस भी हमें देखने को मिल जाएंगी। बाकी इसकी जो लंबी जीभ है ये उसका इस्तेमाल करता है फॉर फीडिंग ऑन टर्माइट्स, आंट्स एंड हनी। एंड बाकी बियर्स के तरह नहीं, पर अनलाइक द अदर बियर्स, स्लॉथ बियर कब्स को अपनी बैक के ऊपर कैरी करते हैं। बाकी बियर्स ऐसा नहीं करते, पर ये स्लॉथ बियर यहाँ पे इस तरह से इनको कैरी करते हैं। ठीक है सर, ठीक है, ये बात तो क्लियर है। अब पॉइंट पता क्या है, हम ना एक लिस्ट मेंटेन करते हैं। दरअसल में आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करना, हमारी ना एक स्कीम है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसके माध्यम से हम वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। अब स्टेट्स के साथ मिलकर हम यहाँ पे काम करते हैं उनके हैबिटेट को रिस्टोर करने की, एंटी पोचिंग मतलब पोचिंग को रोकने की, कम्युनिटी को एंगेजमेंट उनके साथ इंक्रीज करने की। एंड उसी बेसिस के ऊपर हमारी ये जो स्कीम है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट काम करती है, जिसको इंप्लीमेंट करता है कौन, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अब पैसों की भी जरूरत पड़ेगी डेफिनेटली, तो पैसा कहाँ से आएगा, आपके जो कैंपा फंड्स होते हैं, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जगह से पेड़ काटे जाते हैं तो पैसा कैंपा फंड में आ जाता है एंड वहां से फिर यहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसमें क्या कैसे कंजर्व करेंगे, हमारे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व में जो हमारे कहीं ना कहीं कम्युनिटी रिजर्व में है उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है ना। कई बार इन एरियाज में नहीं भी है तो हम उनको भी प्रोटेक्ट करेंगे। और इस बेसिस के ऊपर ना हमने टोटल 22 स्पीशीज यहाँ पे है हमारे सामने, ये आप नोटिस कर पाओगे। ये आपको नाम नहीं याद रखने, पर जैसे आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पाओगे, आपका स्नो लेपर्ड हो गया, ठीक है ना, क्लाउडेड लेपर्ड हो गया, कैरकल हो गया, ठीक है ना, इस तरह से नीलगिरी तहर हो गया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिबिया हो गया आपका यहाँ पे। तो इस तरह से 22 आपको देखने को मिल जाएंगे। आपका एशियाटिक लॉइन भी है एंड आपका सेंगाई डियर भी आपको देखने को मिल जाएगा। डुगोंग आपका फेमस सुना होगा। तो 22 इसमें ऑलरेडी इस लिस्ट में है जो कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के अंतर्गत स्पीशी रिकवरी प्रोग्राम में आते हैं। अब यहाँ पे रिकमेंडेशन पता क्या हुई है, रिकमेंडेशन ये आई है कि भाई घड़ियाल को और स्लॉथ बियर इन दोनों को भी आप इंक्लूड करो इस लिस्ट में, ठीक है ना, क्योंकि इनको भी हमें प्रिजर्व करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिकमेंडेशन आई है। अब पॉइंट आता है रिकमेंडेशन दी किसने है। देखो एक्चुअल में ना मैं आपको समझाता हूँ, एक तो है आपका नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ और एक उसकी स्टैंडिंग कमेटी है। पहले मैं आपको नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ समझाता हूँ। एक्चुअली जब WPA है हमारा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, उसके अंतर्गत नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ को बनाया गया, ठीक है ना, बाय एन अमेंडमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट इन 2022। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका एडवाइजरी फंक्शन है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, ये रिकमेंडेशन देता है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब इंपॉर्टेंट बात पता क्या है कि नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का अप्रूवल लेना मैंडेटरी है अगर आप नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनकी बाउंड्रीज में कुछ चेंजेस ला रहे हो या फिर टूरिस्ट लॉज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर। उसके अलावा लेट से कुछ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को डाइवर्ट करना है या डिस्ट्रक्ट करना है कुछ डेवलपमेंट के लिए, तो उस केस में आपका नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का अप्रूवल होना मैंडेटरी है। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ में टोटल 47 मेंबर आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसके चेयरपर्सन प्रधानमंत्री जी हैं एंड आपके वाइस चेयरपर्सन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा आपके मेंबर सेक्रेटरी हैं और भी बहुत सारे मेंबर, जैसे 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, 2 लोकसभा से, 1 राज्यसभा से, NGO के रिप्रेजेंटेटिव, एमिनेंट कंजर्वेशनिस्ट हो गए, ठीक है ना। उसके अलावा गवर्नमेंट सेक्रेटरी हो गए अलग अलग डिपार्टमेंट के, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट टूरिज्म, ये सब भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसी की एक ना एक स्टैंडिंग कमेटी है। स्टैंडिंग कमेटी रेगुलरली मिल लेती है और उसको हेड करते हैं मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो रेगुलरली ये मिलती रहती है, ठीक है ना। तो स्टैंडिंग कमेटी प्रोजेक्ट क्लियरेंस पे फोकस करती है और जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है वो पॉलिसी डिसीजंस के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल देखने को मिल जाएंगी एंड जिसमें आपके स्टैंडिंग कमेटी में 10 मेंबर्स हैं। तो दरअसल में ये जो स्टैंडिंग कमेटी है ना नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की, उसी ने यहाँ पे रिकमेंडेशन दी है कि भाई जो घड़ियाल है, जो स्लॉथ बियर है, इनको भी यहाँ पर हमारी जो लिस्ट है अंडर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट
उसके अंदर इनको भी यहाँ पे इंक्लूड करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे रिकमेंडेशन इस कॉन्टेक्स्ट में आया है। नेक्स्ट हमारे सामने जो टॉपिक है दोस्तों, दैट इज एक्सरसाइज टैलिस्मान साब्रे। एक्चुअली पहली बात तो आप अंडरस्टैंड ही करना, ये एक्सरसाइज जो है ना, ये ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के बीच में एक बाईलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है। अब पॉइंट ये आ जाता है कि सर कि क्या ये एक्सरसाइज जानना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया तो है नहीं। देखो ऐसी बात नहीं है कि इंडिया नहीं है, आप इस बात को समझना। ये है एक्सरसाइज किसकी, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए की, पर कहीं ना कहीं इसका फोकस कहाँ के ऊपर है, इंडो पैसिफिक के ऊपर इसका आपको मेजर फोकस आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक्चुअल में ना ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के साथ साथ और भी बहुत सारे देश यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि आप इसमें अंडरस्टैंड कर पाओगे टोटल 19 देश यहाँ पे हैं, जिसमें आपका भारत भी इसमें आपको एक पार्टिसिपेंट देखने को मिल जाएगा। है ये बायलैटरल एक्सरसाइज, ठीक है ना, तो इन दोनों देशों के बीच में, पर इसमें इन्होंने बाकी देशों को भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करवा रहे हैं, तो इस तरह से आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो ध्यान रखना ये तालिस्मान साब्रे के बारे में। तो कहाँ पर हो रही है, ऑस्ट्रेलिया वाले टेरिटरीज के ऊपर, जैसे आपका क्वींसलैंड हो गया, नॉर्दर्न टेरिटरी, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स, क्रिसमस आइलैंड, उन सब एरियाज में यहाँ पे आपको ये एक्सरसाइज होती हुई देखने को मिलेगी। बाकी पपुआ न्यू गिनी को भी यहाँ पे पहली बार यहाँ पे इंक्लूड यहाँ पे किया गया है। आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया भी थोड़ा सा आपका एरिया है, पर मोस्टली विद इन ऑस्ट्रेलिया एंड पीएनजी के अंदर थोड़ा सा आपको एरिया यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे एक्टिविटीज होंगी, जैसे आपका एम्फीबियस लैंडिंग की यहाँ पे कोशिश करी जाएगी। एम्फीबियस लैंडिंग में पता क्या होता है, जब आप लैंड सी एयरफोर्स का एक कोऑर्डिनेटेड डिप्लॉयमेंट करते हो, ताकि लेट्स से कि कुछ ऐसा एरिया है जो सी से एक शोर है, वहां पर आप कहीं ना कहीं लैंड करने की यहाँ पे कोशिश करते हो, राइट। ग्राउंड मैनूवर हो गया, तो देर आर सो मेनी एक्टिविटीज जो कि इसके अंतर्गत यहाँ पे प्लान है। तो ये ध्यान रखना एक्सरसाइज तालिस्मान साबरे आखिर है क्या। अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं, इंडिया साइंस लॉन्ग टर्म फर्टिलाइजर सप्लाई एग्रीमेंट विद सऊदी अरेबिया। थोड़ा हम इसको यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखो आप सब लोग ना यहाँ पे फर्टिलाइजर्स के बारे में समझते होंगे, खासकर जब मैं बात करता हूँ ना आपके फर्टिलाइजर्स की, तो कुछ इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर जैसे आपने सुना होगा यूरिया के बारे में, आपने डाई अमोनियम फॉस्फेट के बारे में सुना होगा, आपने एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटैश के बारे में सुना होगा। दरअसल में इंडिया के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो फर्टिलाइजर्स हैं वो यहाँ देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि जैसे यूरिया है ना, यूरिया में होते तो बाकी चीजें भी हैं, पर यूरिया आपका नाइट्रोजन कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से डायमोनियम फॉस्फेट में भी बाकी चीजें भी होती हैं, अलग अलग मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, पर फॉस्फोरस के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसी तरह से म्यूरेट ऑफ पोटैश की बात करें तो ये पोटेशियम के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने आप में देखने को मिल जाएगा। अब आप लोग जानते होंगे भारत बहुत हैविली डिपेंडेंट है दूसरे देशों के ऊपर इन फर्टिलाइजर्स के लिए, राइट। जैसे अगर मैं बात करूं डैप की, तो डैप में आप नोटिस कर पाओगे फॉस्फोरस है 46% एंड नाइट्रोजन रफली आपको 18% आपको देखने को मिल जाएगा। भारत में बहुत ही पॉपुलरली इस्तेमाल होता है, सबसे पॉपुलर तो डेफिनेटली यूरिया है, पर उसके बाद सेकंड नंबर पे डैप का काफी अच्छा इस्तेमाल होता है। तो जिनको फॉस्फेट और नाइट्रोजन कंटेंट चाहिए होता है उस मिट्टी को, तो वहां आपका डैप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पर इंडिया डिपेंडेंट है दूसरे देशों के ऊपर, तो इसी चीज को थोड़ा सिक्योर करने के लिए भारत की 3 कंपनीज ने यहाँ पर सऊदी अरेबिया की माइनिंग कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म एमओयू साइन किया है। एक ना हमारी कंपनी है इंडियन पोटैश लिमिटेड, ये दरअसल में ये कहीं ना कहीं इंपोर्टर है पोटैश की एंड बाकी और फर्टिलाइजर्स की भी। उसके अलावा आपको क्रिप्को देखने को मिल जाएगा, कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड, ये एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये भी फर्टिलाइजर सेक्टर में काम करती है, एंड कोल इंडिया लिमिटेड। इन सब ने यहाँ पर साइन किए हैं लॉन्ग टर्म एमओयूज। अब उससे पता क्या होगा, कहीं ना कहीं हम अब दिक्कत में नहीं रहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो डैप के लिए ना प्रॉमिस ये हुआ है कि ये जो कंपनी है हमें 3.1 मिलियन मेट्रिक टन डैप यहाँ पे हर साल सप्लाई करेगी अगले 5 साल के लिए, और आगे जाके इसको फिर और 5 साल के लिए भी हम एक्सटेंड कर लेंगे। तो एक्चुअली ना डैप की दिक्कत नहीं आएगी। जैसे पिछले सालों के अंदर हमने 1.6 एंड 1.9 मिलियन मेट्रिक टन इंपोर्ट किया था, अब 5 साल के लिए हम सेफ हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है, हमें फर्टिलाइजर सप्लाई आती रहेगी 3.1 मिलियन मेट्रिक टन की। बाकी आगे जाके यूरिया या और पर्टिकुलर फर्टिलाइजर है, हो सकता है वो भी एग्रीमेंट में जुड़ पाए। तो भारत की फर्टिलाइजर सिक्योरिटी यहाँ पे हमारी इंश्योर हुई है, और भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में रिश्ते हैं वो और भी बेहतर होंगे। बाकी एक्चुअली ना ये कहीं ना कहीं आप नोटिस कर पाओगे कि पीएसयूज का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया ना जो कंपनी थी भारत की तरफ से कोल इंडिया लिमिटेड, वो क्या है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंतर्गत आपकी एक पीएसयू ही है। उसी तरह से अगर हम बात करें इंडियन पोटैश लिमिटेड की, जिसने यहाँ पे सऊदी अरेबिया के साथ यहाँ प्रोजेक्ट साइन किया है, वो भी अपने आप में एक पीएसयू ही है, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। तो कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच में यहाँ पे रिश्ते भी यहाँ पे इंप्रूव हो रहे हैं, एंड इसलिए ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है, राइट। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अब अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आप इनको पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है।
राइट। एंड कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक तो यूनेस्को के कॉन्टेक्स्ट में था। यूनेस्को के बारे में कह रहा है कि यूएन की स्पेशल एजेंसी है। आंसर इज यस, ये बिल्कुल करेक्ट है। बात जो सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो दुनिया में क्या भारत का सबसे ऊपर है? द आंसर इज नो। हमने डिस्कस किया था कि इटली के पास आपको सबसे ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स 60 देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद फिर आपको चाइना देखने को मिलता है जिसकी 59 है। भारत की सबसे ज्यादा यहाँ पे नहीं है, भारत छठे नंबर के ऊपर है ग्लोबली, एंड सेकंड है एशिया पैसिफिक के अंदर। तो ये सेकंड आपको इनकरेक्ट देखने को मिलेगा। अस्त्र मिसाइल की बात करें तो डेफिनेटली इंडिजीनियस बियॉन्ड विजुअल रेंज है, पर दिस इज नॉट सरफेस टू एयर, बल्कि ये तो एयर टू एयर मिसाइल आपको देखने को मिलेगी, इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। दोस्तों लास्ट स्टेटमेंट की बात करें संचार मित्रा स्कीम की, तो यस दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये बिल्कुल ये ठीक स्टेटमेंट है, राइट। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।